हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एनीबॉडी कैन लर्न जीके। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर का पार्ट 4 जो कि अपकमिंग पंजाब पटवारी जिलादार के एग्जाम में हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और आपको पता ही है कि जो सिलेबस का पार्ट 6 है उसके अंदर एग्रीकल्चर आता है और 10 मार्क का पेपर में ही आएगा। आप एक हैशटैग यूज़ कर सकते हैं स्टडी विद सुनील जिंदल, इससे आप मेरी और वीडियोज़ भी देख सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आज की वीडियो का, बेंडिंग ऑफ प्लांट टुवर्ड लाइट इज कॉल्ड। अब बेंडिंग ऑफ प्लांट का मतलब क्या है पहले तो हम वो देख लेते हैं। ये हम लोग है ना एक इमेज के थ्रू समझते हैं लाइक दिस, कि जिस तरफ से लाइट आ रही है जो पौधा है उसका झुकाव जो है उसी तरफ हो रहा है। अगर लाइट इस तरफ से आती तो पौधे का झुकाव जो था इस तरफ को होना था। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जी फोटोट्रोपिज्म। दैट मीन्स इन फोटोट्रोपिज्म ए प्लांट बेंड और ग्रो डायरेक्शनली इन रिस्पॉन्स टू लाइट, यानी कि जहाँ से लाइट आ रही है उसी तरफ उसका जो है एक तरह से झुकाव रहेगा। बात करते हैं अगले ऑप्शन की, वर्बलाइजेशन। ये प्लांट के टर्म में ऐसा कोई टर्म मैंने सुना नहीं है। और जो थर्ड रह गया फोटो रेस्पिरेशन, इसका मतलब है कि बेसिकली ये वो प्रोसेस है जैसे जो एनर्जी फोटो सिंथेसिस के दौरान जो प्रोड्यूस हो रही है वो उसको जो एक तरह से कंज्यूम करता है, इनके वेस्ट करता है उस एनर्जी को जो कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्रोड्यूस की गई है। दैट मीन्स इस सारी स्टेटमेंट से हम ये कंक्लूजन दे सकते हैं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फोटोट्रोपिज्म। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज ऑक्सीजन विच इज लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम। इस क्वेश्चन का आंसर देखने से पहले हमें इसका पूरा प्रोसेस समझना होगा कि बेसिकली फोटोसिंथेसिस में केमिकल फॉर्मेशन क्या है, वो हम इस इमेज के थ्रू देखेंगे। होगा क्या इसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड क्लोरोफिल मिलके इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट क्या बनाएंगे जी? शुगर एंड ऑक्सीजन, या फिर आप ग्लूकोज भी बोल सकते हैं इसको। अब देखने वाली बात इसमें यह है कि जितने नंबर ऑफ एटम जो कार्बन एंड ऑक्सीजन के होंगे उतने ही इस तरफ होंगे। ये नहीं है कि इधर ज़्यादा होंगे इधर कम हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं देख लेता हूँ, जैसे कार्बन है, कार्बन के टोटल 6 मॉलिक्यूल हैं, ये 6C लिखा हुआ है, दैट मीन्स 6 कार्बन है। अगर हम इस तरफ पूरी फॉर्मेशन में देखें तो कार्बन भी 6 ही होंगे, आप देख सकते हैं C6। उसके बाद बात करूँ मैं ऑक्सीजन की, तो 2 ये और 6 ये, इनके 12 इधर से हो गया और 6 ये ऑक्सीजन हो गया, 18 ऑक्सीजन हो गया। तो 6 और 2 12 ये ऑक्सीजन और 6 ये 18, इनके जितने इधर मोलिक्यूल होंगे ना उतने ही इधर होंगे, कोई कम या ज़्यादा नहीं होंगे। अब जो ये ऑक्सीजन है वही पूछ रहा है ना कि ऑक्सीजन जो कि लिबरेट होती है फोटोसिंथेसिस कहाँ से आती है, क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड वाली ऑक्सीजन है या वो वाटर वाली ऑक्सीजन है? तो ये चीज़ याद रखनी है हमें कि जो ये ऑक्सीजन है ये वाटर वाली ऑक्सीजन है। तो यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वाटर, H2O, ऑप्शन नंबर ए। और ये बात तो हमें पता ही है कि क्लोरोफिल के बिना जो है फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। और फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसके थ्रू ऑटोट्रोफिक, यानी कि जो खाना प्लांट अपने आप खुद बनाते हैं उनके लिए फोटोसिंथेसिस एक बेसिक प्रोसेस है। यानी कि उनको स्ट्राइव करने के लिए, डेवलप करने के लिए, ग्रो करने के लिए फोटोसिंथेसिस की ज़रूरत है ताकि वो अपना खाना खुद बना सके। कल मैंने एक टेलीग्राम के ऊपर जो ग्रुप है पंजाब पटवारी वाला, उसके ऊपर मैंने क्वेश्चन भी पूछा था कि जो फोटोसिंथेसिस है वो दिन के टाइम होगी या रात के टाइम होगी। तो बेसिकली जो फोटोसिंथेसिस है वो दिन और रात दोनों के टाइम हो सकती है, बिकॉज हमने यही पढ़ा है बचपन से कि सनलाइट का प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो मेरीन प्लांट हैं जो समुद्र के अंदर हैं वो सनलाइट से जो है फोटोसिंथेसिस करते हैं। और थर्ड बात ये कि इस प्रोसेस में लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी से चेंज हो जाती है, यानी कि लाइट से वो कन्वर्ट होकर केमिकल एनर्जी बन जाती है। इन केस अगर सनलाइट या मूनलाइट प्रेजेंस नहीं है तो जो लाइट यूज़ हो रही होती है ना, मान लीजिए बंद कमरे में लाइट यूज़ हो रही होती है, उससे भी फोटोसिंथेसिस किया जा सकता है क्योंकि उसको लाइट की ज़रूरत है। बेस्ट प्रोसेस तो ये है कि सनलाइट मिले या मूनलाइट मिले, अगर उनकी भी एब्सेंस हो तब भी प्लांट ग्रो कर सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, तभी मैंने बोला था कि मैं ये नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। टेलीग्राम के ऊपर भी मैं क्वेश्चन डालता रहता हूँ, अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो आप जाके फॉलो डेफिनेटली करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन द टर्म ऑफ फोटोसिंथेसिस मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन ऑन अर्थ इज प्रोड्यूस्ड बाय। यानी कि अगर मैं फोटोसिंथेसिस के प्रश्न में बात करूं कि जो अर्थ के ऊपर ऑक्सीजन है वो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किसके द्वारा की गई है? एल्गी द्वारा, ग्रास द्वारा, ट्री द्वारा या पैडी फील्ड द्वारा? पैडी फील्ड में तो आपको पता है कि मीथेन यूज़ होती है। यूज़ होने का मतलब क्या है कि मीथेन प्रोड्यूस होती है, तो ये तो इसका आंसर नहीं होगा। और मीथेन के बारे में मैं बहुत बार बता चुका हूँ आपको, जितनी भी मेरी पुरानी वीडियोज़ भी रही हैं।
अब हमें ये भी बात पता है कि अर्थ के ऊपर जो मैक्सिमम पोर्शन है वो पानी का है, धरती का कम है, पानी का ज़्यादा है। तो इस बात से क्लियरली पता लग पाएगा कि ये जो है एक्वेटिक प्लांट से हमें ज़्यादा मिल पाएगी। तो 100 में से जो 90% फोटोसिंथेसिस होता है अर्थ के ऊपर वो एक्वेटिक प्लांट्स के द्वारा होता है और वो एल्गी के द्वारा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि ये तो हमें पता ही है, बेसिक चीज़ें हैं, तभी मैं बोलता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन है ना उसको समझ के करने की ट्राई करो। बेसिक क्लियर होएगा ना तो हम एडवांस क्वेश्चन भी बड़े प्यार से कर पाएंगे। हम लोग करते क्या है कि बस क्वेश्चन आंसर रट लेते हैं, आंसर देख लिया इसका ये याद कर लिया, पेपर में गए, अगर वो आ गया तो ठीक है, अदरवाइज उससे घुमा फिरा के पूछ लिया, हम आंसर नहीं दे पाते हैं। कारण उसका यही है कि हम बेसिक नॉलेज पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, ठीक है ना। तो बेसिक्स पे जोर रखो, एडवांस क्वेश्चन भी हो जाएंगे। लेकिन वही है ना, हम फीड करने की कोशिश करते हैं अपने दिमाग में जीके को और एग्ज़ाम में जाके उल्टी कर देते हैं, और फिर उल्टी का तो नतीजा नहीं नंबर आ पाते जितने हम सोचते हैं। और उस 90% में से भी 85 जो है वो जो एल्गी है सी के अंदर उसी के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है। और जो बची कुची है जो फोटोसिंथेसिस अर्थ के यानी कि जो लैंड के प्लांट्स करते हैं उनसे प्रोड्यूस होती है। तो हमें देखा ही था कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए, ग्लूकोज शुगर बोल सकते हैं इसको हम, और ये रही ऑक्सीजन। आंसर आपके सामने ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन। अब ये तो हमें पता है कि जो फोटोसिंथेसिस है वो प्रेजेंस ऑफ लाइट होता है, और हमें ये भी पता है कि लाइट के अंदर एक विजिबल पोर्शन भी होता है जो विबग्योर होता है, जिसको कि हम फुल शॉर्ट फॉर्म में विबग्योर बोल देते हैं। अब बेसिकली टिपिकली होता क्या है कि ब्लू, वैसे तो देखो ब्लू रेड एंड ग्रीन के अंदर जो है मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस देखने को मिलता है, लेकिन अगर इनमें भी मैं पर्टिकुलर बात करूं, जो रेड लाइट है ना उसमें मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस देखने को मिलता है, यानी कि पहले रेड फिर ब्लू देन ग्रीन। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, रेड लाइट। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि जो ट्रैफिक सिग्नल होते हैं उसमें जो स्टॉप करने का सिग्नल है वो रेड कलर का क्यों होता है। वो इसलिए होता है कि उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, और वो रेड लाइट जो है एज कंपेरिजन टू ग्रीन लाइट एंड अदर लाइट हम उसको दूर से भी देख सकते हैं। और ये तो आपने ऑब्जर्व भी किया होगा कभी, जब आप किसी ट्रैफिक सिग्नल पर रुकते हैं तो आपको रेड लाइट तो दूर से ही दिख जाती है, मे बी ग्रीन दिख जाती है लेकिन उतनी इंटेंसिटी से नहीं दिखती जितनी इंटेंसिटी से रेड लाइट हम लोग देख पाते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा था कि बेस क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। और अपार्ट फ्रॉम एग्ज़ाम में एक बात और बोलना चाहूँगा कि अगर आपके भाई बहन या बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं अभी, तो आप लोग उन पे ना मार्क्स लाओ को जोर मत बढ़ाओ, उनके ऊपर ना आप लोग बेसिक नॉलेज गैदर करने का जोर दो। बेसिक क्लियर होगा ना तभी वो कुछ कर पाएगा। अभी क्या है कि आप मार्क्स के डर से उससे 90% 95% ले आओगे, लेकिन जैसे ही वो 10th +1 में जाएगा ना, उसका परफॉर्मेंस है ना जो इतना डाउन जाएगा कि पूछो ही मत, उसका खुद का भी सेल्फ कॉन्फिडेंस गिर जाएगा। अगर बेसिक नॉलेज अच्छी है ना तो आफ्टर स्कूलिंग भी वो कॉलेज में भी डेफिनेटली अच्छा करेगा। नंबर कम आ गए वो इतना बड़ा इशू नहीं है, बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, नॉलेज आनी बहुत ज़रूरी है। तो फिलहाल रेड लाइट में मैक्सिमम होगा तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद बात कर रहा है कि एक मिट्टी है जिसकी pH वैल्यू 4 है, तो उस मिट्टी को हम क्या बोल लेंगे। हमें तो पता ही है कि जो pH स्केल है, जो पावर ऑफ हाइड्रोजन है, वो 0 से 14 के स्केल पे हम लोग नापते हैं। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि जो 7 है ना उसको हम लोग न्यूट्रल मानते हैं। 7 जो इस तरफ रहेगा वो एसिडिक रहेगा, जो 7 से ऊपर रहेगा वो बेसिक रहेगा, या फिर हम एल्कलीन बोल देंगे उसको। अब अगर कोई मैं बोलूँ कि किसी मिट्टी की pH वैल्यू 6 है, तो मैं उसको बोल सकता हूँ कि वो लिटिल एसिडिक है, स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। स्ट्रॉन्ग एसिड में तब बोलता है जब वो इस तरफ जाता रहता है। मान लीजिए किसी मिट्टी की pH वैल्यू 1 है, उसको मैं बोल देता कि ये हाईली एसिडिक है। और इसी तरह से हम लोग उस तरफ जाते रहेंगे, बेसिक जाते रहेंगे, या फिर इसको एल्कलिन भी बोल सकते हैं। ये इसी तरह जो है फॉलो करता है। अब अपने को पता है कि 4 है तो क्या है, ये एसिडिक है, दैट मीन्स दिस सॉइल इज एसिडिक इन नेचर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये बात बोल रहा है कि जिस सॉइल की एसिडिक pH है तो उसके अंदर जनरली क्या कम पाया जाता है, डेफिशिएंसी पाई जाती है। तो जैसे ही मैंने बात की थी कि अभी 7 से इस तरफ जाएगा तो वो एसिड होगा, उस तरफ बेस होगा। अब हम ये देखते हैं कि एसिड सॉइल के अंदर बेसिकली क्या मिलता है। एल्यूमिनियम की मात्रा अच्छी मिलेगी, हाइड्रोजन की मिलेगी, मैग्नीज की मिलेगी, लेकिन जिन न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी मिलेगी वो होंगे कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कैल्शियम को हमें पता है कि हम Ca से बात करते हैं, डिनोट करते हैं, और मैग्नीशियम को Mg से। तो इस हिसाब से आंसर हमारा हो जाएगा कैल्शियम एंड मैग्नीशियम।
और जहाँ पे हाई एच पीएच की वैल्यू होगी वहाँ पे हम जो है आयरन, कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम, इन सब की कमी जो है देखने को मिलती है। यानी कि हाई और लो मैग्नीशियम की कमी तो देखने को मिलती ही मिलती है। न्यूट्रल होगा तो मैग्नीशियम भी अच्छा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और आपको डेफिनेटली लग रहा है कि वीडियो से फ़ायदा मिल रहा है तो भाई वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि और लोगों के पास भी रिकमेंडेशन में वीडियो जाए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, और आप लोग कोई क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे पूछ सकते हैं। तीनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट बायो इंसेक्टिसाइड डेवलप्ड कॉमर्शियल स्केल वॉज। इनके कॉमर्शियल स्केल पे यानी कि बिजनेस के तौर पे पहला बायो इंसेक्टिसाइड कौन सा डेवलप हुआ था? तो जो पहला बायो इंसेक्टिसाइड डेवलप हुआ था कॉमर्शियल स्केल पे वो था स्पुरिन। ये बेसिकली स्पुरिन क्या था, एक ट्रेड नेम दिया गया था किस चीज़ को, जिसके अंदर की जो एक बैक्टीरिया था बैसिलस थ्रुंजिनिस, उसको निकाल के जो था, बेसिकली हुआ क्या था अगर मैं इजी लैंग्वेज में समझाऊं, कि एक कोई पौधा है उसके अंदर एक कोई सी तरह की रेजिस्टेंस जीन है, तो वो जीन निकाल के हम किसी दूसरे पौधे में डाल देंगे ताकि वो भी एक तरह से उसके अंदर वो रेजिस्टेंस आए। मान लीजिए इस पौधे के अंदर एक तरह की ताकत है जिससे इसे कीड़े आसपास नहीं आते, तो वही जीन उठा के इसमें डाल दिया। अब इसमें क्या होगा, इसके पास भी वो पावर आ जाएगी कि इंसेक्ट इसके आसपास ना लगे। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, स्पोरेन। बीटी कॉटन हो गया, बीटी कॉर्न हो गया, इस तरह के जो जीन्स हैं क्या बोलते हैं इनको हम? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। नेक्स्ट बात कर रहा है आर्टिफिशियल लाइन। आर्टिफिशियल लाइट क्या करेगी? क्लोरोफिल को ख़त्म कर देगी, क्लोरोफिल को बनाएगी, फोटोसिंथेसिस कर सकती है या फिर फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकती। अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया ही था, बेस्ट रिजल्ट तो हमें सनलाइट में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन आर्टिफिशियल लाइट भी फोटोसिंथेसिस कर सकती है, यानी कि प्लांट कैन मेक देयर ओन फूड टू थ्राइव एंड सर्वाइव। क्योंकि लाइट एनर्जी हमें पता है कि केमिकल एनर्जी में चेंज होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट बात कर रहा है कॉलीफ्लावर बिलोंग्स टू द फैमिली। हमें पता ही है कि हर एक प्लांट की, हर एक एनिमल की कोई ना कोई स्पीसीज है पर्टिकुलर फैमिली से बिलोंग करता है वो। जैसे हम लोग खुद इंसान जो है एक मैमल है, तो जो जितने भी कॉलीफ्लावर, कैबेज, केल, गार्डन क्रैस, ब्रोकली हो गया, ब्रूसेल्स स्प्राउट हो गए, इस तरह के जितने भी ग्रीन लीफ वेजिटेबल हैं, ये जो आते हैं क्रूसीफेरी जो है फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, और याद करना भी ईजी है। ये भी सी से शुरू हो रहा है, हालांकि कोई सेंस नहीं है इस बात की, लेकिन याद करने में अगर आसानी हो रही है तो क्या दिक्कत है ऐसे याद करने में। नेक्स्ट बात कर रहे थे साइंस कंसर्न विद द वेजिटेबल कल्चर इज कॉल्ड। यानी कि जो वेजिटेबल कल्चर से बिलोंग करती है उस साइंस को हम क्या बोलेंगे? पहला ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, फ्लोरिकल्चर। बेसिकली ये फ्लावर के प्रोडक्शन से बिलोंग करता है, तो इसका आंसर फ्लोरिकल्चर तो नहीं हो सकता। बात कर रहा है ओलेरिकल्चर की। ओलेरिकल्चर में हम एक तरह से ये ऐसी ब्रांच है साइंस की जो कंसर्न रहती है वेजिटेबल प्रोडक्शन से, वेजिटेबल कल्चर से। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, ओलेरिकल्चर। हाँ, हालांकि हॉर्टिकल्चर भी इसका आंसर हो सकता था अगर ऑप्शन नंबर बी ना होता ओलेरिकल्चर, क्योंकि हॉर्टिकल्चर में जो प्लांट एनिमल काफ़ी सारी स्पीसीज़ की जो हमने एक तरह से प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। एग्रीकल्चर का तो आप सबको मालूम ही है। फिर बात कर रहा है कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो प्लांट्स के लिए नॉन असेंशियल है, ज़रूरी नहीं है। कैल्शियम जरूरी नहीं है, निकल, जिंक या सोडियम। ये कुछ एलिमेंट की लिस्ट है जो जरूरी है। सोर्स फ्रॉम एयर, वाटर एंड सोइल, जो कि इसको एक तरह से नेचुरली मिलते हैं। क्या क्या मिलता है? कार्बन मिलता है, हाइड्रोजन मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, नाइट्रोजन मिलता है। वो किस तरह से? देखो, अगर हम लोगों ने पानी दिया है पौधों को तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन तो उसको मिल गई, लेकिन वो सोइल के थ्रू यानी कि अपनी जड़ों के थ्रू, रूट के थ्रू जो है उसको कंज्यूम करेगा। और नाइट्रोजन बेसिकली वैसे तो इन्वायरमेंट के अंदर अपने को पता ही है कि मैक्सिमम जो नाइट्रोजन है, लेकिन स्टिल जो पौधे हैं वो मिट्टी में घुली नाइट्रोजन को ही कंज्यूम कर पाते हैं। फिर ऐसी चीज़ें जो हम एक्स्ट्रा सोर्सेज के थ्रू डालते हैं, फर्टिलाइज़र के थ्रू डालते हैं, उसमें हमें मिलता है फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, बोरॉन, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, आयरन, क्लोराइड एंड मोलिब्डेनम। तो इन सब चीज़ों के देखने के बावजूद हम इस कंक्लूजन पे तो निकल ही आए हैं कि सोडियम जो है एक तरह से नॉन एसेंशियल है प्लांट्स के लिए। याद रखिएगा, ये ध्यान रखना है। और सोडियम का जो सिंबल है डिनोट करते हैं हम Na से, यानी कि प्लांट को सोडियम क्या है? ना है। फिर बात कर रहा है कि क्लोरोफिल के अंदर हम कौन सा एलिमेंट पाते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस में भी यूज़ होता है, और उसकी डेफिशिएंसी से तो ऑब्वियस सी बात है कि क्लोरोसिस भी हो सकता है, यानी कि क्लोरोप्लास्ट नहीं हो पाएगा, यानी कि क्लोरोफिल नहीं होगा तो
फोटोसिंथेसिस में हेल्प कैसे मिल पाएगी। क्लोरोफिल एक मॉलिक्यूल है जो कि एब्जॉर्व करता है सनलाइट को और यूज़ करता है इसकी एनर्जी को किस चीज़ के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर से कार्बोहाइड्रेट में सिंथेसिस करने पे। अब बेसिकली आप इसका जो है क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर देख रहे हो और इसमें आप बेसिकली बड़े प्यार से देख पा रहे हो कि इसके अंदर मैग्नीशियम यूज़ होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। अनलाइक होमोग्लोबिन क्लोरोफिल कंटेन मैग्नीशियम, मैग्नीशियम इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट बात कर रहे हैं वाटर फर्न विच इज यूज्ड एज ए ग्रीन मैन्योर इन राइस फील्ड। एक वाटर फर्न है यानी कि जो पानी में पैदा होने वाली एक तरह से प्लांट है जिसको कि आंसर तो इसका है एजोला। वो इसलिए कि इसको हम ग्रीन मैन्योर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं क्रॉप के अंदर, देखने में इस तरह की होती है और ये पानी में ही उगती है। और इसके बारे में कल मैंने काफ़ी डिटेल में पढ़ा था कि अगर इसको जो इसकी उगने की फेवरेबल कंडीशन में रखा जाए तो ये 5 दिन में ही डबल हो जाता है। इसको हम लोग मैन्योर की तरह यूज़ कर सकते हैं, पैडी फील्ड्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। हम इसको जो पशु हैं उनको चारे के तौर पे भी दे सकते हैं, यानी कि हर एक तरह से हेल्पफुल है ये, पेड़ पौधों के लिए भी, फसल के लिए भी और जानवरों के लिए भी। इसके प्रोडक्शन से जो है कंज्यूम करने से एक तरह से एनिमल भी हेल्दी रहेगा और जो उसकी मिल्क प्रोडक्शन है उसमें भी प्रोटीन की मात्रा इंक्रीज होगी। तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं इसके, अगर मैंने कल जितना मैं पढ़ पाया था। तो दूसरी बात ये है कि ये वेटलैंड्स के अंदर भी जो है प्रोड्यूस हो सकता है इजीली। मैंने जैसे ही बोला कि जो इसकी फेवरेबल कंडीशन है उसमें ये बहुत जल्दी ग्रो करता है। नेक्स्ट बात कर रहा है बायो हर्बिसाइड्स हैव बीन रिकमेंडेड। पहले हम देखते हैं कि बायो हर्बिसाइड होते क्या है। ये फोटो टॉक्सिन्स, पैथोजन एंड अदर माइक्रोब्स होते हैं जो कि वीड कंट्रोल के लिए यूज़ किए जाते हैं। वीड का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो अनवांटेड प्लांट्स हैं जो हमारी वांटेड फसल के साथ साथ उग जाते हैं उनको ख़त्म करने के लिए, जिसको कि हिंदी में खरपतवारनाशक भी बोलते हैं, इनके वीड कंट्रोल के लिए यूज़ होते हैं। अब हमें पता है कि आजकल हम लोग केमिकल और पेस्टिसाइड बहुत ज़्यादा डाल रहे हैं जो कि आने वाली हमारी जो जनरेशन है उनके लिए कोई सही चीज़ नहीं है। ये किसी न किसी तरह से प्रोडक्शन तो ज़रूर बढ़ रही है फसल की, लेकिन जैसे ही वो फसल एक पब्लिक कंज्यूम कर रही है तो वो किसी न किसी बीमारी की जो जड़ को है वो हिला रही है, उनको बीमार कर रही है किसी न किसी तरह से, चाहे वो पेट की दिक्कत हो, हार्ट की दिक्कत हो या कैंसर जैसी बीमारी हो। तो ये विद इन इंक्रीज ऑफ द पेस्टिसाइड ये सब चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। और बायो हर्बिसाइड से क्या होगा, ये जो हैं ये इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती हैं और जो सोइल की क्वालिटी है वो डिक्रीज़ नहीं करती है। क्योंकि बेसिकली होता क्या है कि जैसे आजकल कई बार यूरिया भी एक्सेसिव क्वांटिटी में डाल देते हैं, डीएपी भी, और भी अदर तरह के स्प्रे करते हैं ताकि प्रोडक्शन बढ़ जाए। उससे मिट्टी की क्वालिटी तो देखो जी डेफिनेटली ख़राब होती है, लेकिन जो बायो हर्बिसाइड हैं वो मिट्टी की क्वालिटी को डिग्रेड नहीं होने देते हैं। दैट मीन्स ये इको डिग्रेशन को रोकते हैं। अदरवाइज इको डिग्रेशन तो हो ही रहा है, लेकिन बायो हर्बिसाइड्स के यूज़ से इको डिग्रेशन को रोका जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। तो ये था आज का हमारा सेशन। अगर मज़ा आया हो, समझ आया हो तो लाइक ज़रूर करें भाई, अपने को शेयर भी करें, चाहे वो कोई भी स्टडी ग्रुप हो आपका, बच्चे और जुड़ेंगे तो और ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग जी। अब नेक्स्ट पार्ट में नायब तहसीलदार के लिए लाने की सोच रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए नायब तहसीलदार के ऊपर कोई वीडियो नहीं आई है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग जी, जल्दी मिलेंगे। जय हिंद।